नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। इजरायल और फिलिस्तीन में हुआ सीज फायर 26 दिन बाद टूट गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बुधवार को फिलिस्तीन में गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके खान यूनिस में एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ ने बयान जारी कर बताया है कि गाजा की तरफ से दक्षिणी इजरायल पर विस्फोट भरे गुब्बारे छोड़े जा रहे थे। यह कार्रवाई उसके जवाब में की गई है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन तक चले युद्ध के बाद 21 मई को इजिप्ट की मदद से सीज फायर समझौता हुआ था। इस एयर स्ट्राइक से इजरायल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने संदेश दिया है कि फिलिस्तीन के प्रति उनकी नीति सख्त रहने वाली है। उन्होंने हमास के ठिकानों पर हमला किया है और वे हर तरह के हमले के लिए तैयार हैं। इससे पहले मई में 11 दिनों तक चले युद्ध में फिलिस्तीन के 253 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 66 बच्चे भी शामिल थे। हमास के हमले में इजरायल के भी 13 लोगों की मौत हो गई थी। मंगलवार को इजरायल के दक्षिणपंथियों ने फ्लैग मार्च निकाला था। इससे वहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। पहले यह मार्च 10 जून को निकाला गया था, लेकिन तनाव की स्थिति को देखते हुए इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। अरब देशों के साथ 1967 में 6 दिन चले युद्ध में इजरायल की जीत हुई थी। इसके बाद पूर्वी यशुरमल पर इजरायल का कब्जा हो गया था। इस जीत की याद में कट्टर यहूदियों पर हर साल मार्च निकालते हैं। यशुशमल मार्च पारंपरिक तौर पर यशुशमल दिवस यानी यहूदी कैलेंडर के हिसाब से 28 ईयर को मनाया जाता है। पाकिस्तान की संसद में मंगलवार को जबरदस्त हंगामा, गाली गलौज और मारपीट हुई। हालात इतने खराब थे कि सांसदों के भागने में भी दिक्कत होने लगी। इस हंगामे को मारपीट में एक महिला सांसद के घायल होने की भी खबर आई है। शुक्रवार को इमरान खान सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया था। अपोजिशन ने इस बजट को सिरे से खारिज करते हुए गरीबों के लिए खतरनाक बताया था। मंगलवार को इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन बवाल इस कदर हुआ कि चर्चा तो दूर, प्रस्ताव भी नहीं रखा जा सका। बजट प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मंगलवार को विशेष बैठक बुलाई गई थी। शुक्रवार को वित्त मंत्री शौकत अली ने बजट पेश किया था। इमरान सरकार को अभी 3 साल हुए हैं और शौकत उनके चौथे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। शौकत और उनके भाई जहांगीर तरीन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ जैसे ही बोलने खड़े हुए तो सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। शरीफ ने अपना भाषण बंद कर दिया, लेकिन तब तक संसद किसी जंग के मैदान में तब्दील हो चुका था। देर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने हो गए, बजट की कॉपियों और एक दूसरे की तरफ उछालने लगे। इसके बाद मेज पर रखे सामान से एक दूसरे पर हमला किया। इसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, लेकिन इतने भद्दे हैं कि इन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तारीख-ए-इंसाफ की महिला सांसद मलिका बुखारी इस हंगामे में घायल हो गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इमरान की पार्टी के सांसद अली अवान की हो रही है। उन्होंने खुलेआम गालियां दी और मारपीट की। इसके बाद पूरा दोष विपक्ष पर थोप दिया है। दिल्ली में इजरायल एम्बेसी के बाहर विस्फोटक रखने वाले 2 संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दोनों पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों जामिया नगर से ऑटो से आए थे और विस्फोटक रखने के बाद अकबर रोड होते हुए ऑटो से चले गए। जनवरी को नई दिल्ली के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर जिंदल हाउस के पास इजरायल दूतावास के पास शाम करीब 5 बजे ब्लास्ट हुआ था। यह जगह विजय चौक से करीब 2 किलोमीटर दूर है। ब्लास्ट के वक्त विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट चल रहा था। इसमें राष्ट्रपति, पीएम, रक्षा मंत्री समेत कई वीवीआईपी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के नौगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में बुधवार को एक आतंकी ढेर हो गया है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इलाके में फिलहाल 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। श्रीनगर के नौगांव में मंगलवार को जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के आतंकियों को छुपे होने की इनपुट मिला था। इसके बाद यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी है।
पहले 12 जून को बारामुल्ला में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाया था। सोपोर में आतंकियों की ओर की गई अंधाधुंध फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 2 नागरिकों की भी मौत हो गई थी। हमले के पीछे लश्कर तैयबा के आतंकियों का हाथ था। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। मार्च में भी लश्कर तैयबा के आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की थी। यह हमला श्रीनगर के बाहरी इलाके लवेपोरा में किया गया था। हमले में 2 जवान शहीद हो गए थे। हमले में 3 जवान घायल भी हुए थे। इसमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। चीन ने फिर ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। मंगलवार को चीनी एयरफोर्स के 28 फाइटर जेट्स ने ताइवान के एयरप्रेस में उड़ान भरी है। इसके पहले 12 अप्रैल को चीन के 25 फाइटर जेट्स ताइवान के एयरपार्स में घुसे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को चीन ने ताइवान के एयरप्रेस में सबसे बड़ी घुसपैठ की। दूसरी तरफ ताइवान की एयरफोर्स भी अब जवानी कार्रवाई की जुट गई है। इसमें उसे अमेरिका भी सहयोग कर रही है, जिन हमेशा से दावा करता था कि ताइवान उसका हिस्सा है। वहीं ताइवान खुद को आजाद देश बताता है। दोनों देशों के बीच विवाद का यही प्रमुख कारण है। मंगलवार दोपहर चीनी एयरफोर्स के 28 फाइटर जेट्स एक साथ ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। यहां एयरक्राफ्ट कुछ देर वहां चक्कर लगाते रहे। इन एयरक्राफ्ट्स में कुछ पहली बार इस तरह के निशाने भी मिले थे। इनमें बॉम्बर्स, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। बीजिंग की इस हरकत पर ताइवान की एयरफोर्स भी अलर्ट मोड पर आ गई है। उसे इस अफसर ने कहा कि चीन को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हम इस तरह की हरकतों का जवाब देना चाहते हैं। चीन की सेना या सरकार ने अब तक इस मामले में पर कार्रवाई बयान जारी किया है। इसके पहले 12 अप्रैल को चीन के 25 फाइटर जेट्स ताइवान के एयर स्पेस में घुसे थे और जब ताइवान के F-16 जहाजों ने इनका पीछा किया तो ये भाग खड़े हुए। देश में कोरोना महामारी कंट्रोल हो रही है। बीते दिन में यहां 62,176 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 1,07,710 संक्रमित ठीक हुए और 2,539 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 48,090 की कमी हो गई है। बीते 15 दिनों में एक्टिव केस यानी 10,30,587 की गिरावट दर्ज की गई है। 1 जून को देश में 18,90,939 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। अब यह आंकड़ा 8,60,362 तक पहुंच गया है। आनंद तारापुरा हाईवे पर इंद्राज के पास सुबह 6:20 पर ट्रक और इको के बीच हादसा हो गया। हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। इको में सवार लोग सूरत से भावनगर जा रहे हैं। हमले के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और पीआई और डीवाईपीएस सहित अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचित किया है। मृतकों को वाहन से बाहर निकालने के लिए एक अभियान चलाया गया है। हादसा तारापुरा थाना क्षेत्र में हुआ। मिली जानकारी के अनुसार तारापुरा में इंद्रराज दुरावेट फैक्ट्री के पास तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। सूरत भावनगर जा रही इको वाहन और ट्रक के बीच हुए हादसे में एक युवती समेत 10 लोगों की मौत से पूरे सूबा में व्यापक शोक व शोक है। 108 आपातकालीन एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और तारापुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। गौरतलब है कि इको वाहन के ट्रक के नीचे से टकराने से वाहन में सवार सभी लोगों के मारे जाने की खबर है। गाजियाबाद में पुलिस ने ट्विटर इंडिया और 2 कांग्रेस नेता समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में दर्ज की गई है। ट्विटर पर आरोप है कि उसने इस तरह के वीडियो पर कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने मामले में मोहम्मद जुबेर, राना अयूब, द वायर, सलमान निजामी, मस्कूर असमानी, समा मोहम्मद, सबा नकवी, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि पुलिस द्वारा मामला पूरी तरह से स्पष्ट किए जाने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। न्यूज के मुताबिक भारत में अब ट्विटर की कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा दिया है। सरकार की ओर से 25 मई से लागू हुए आईटी नियमों को ट्विटर ने अब तक लागू नहीं किया है, जिसके बाद उसके खिलाफ यह एक्शन लिया गया था।
एफआईआर में कहा गया है कि इन सभी लोगों ने ट्विटर पर सच्चाई को परखे बिना ही घटना को सांप्रदायिक रंग दिया। इनकी वजह से समाज में शांति को भंग करने और धार्मिक समूह में भड़काने के मकसद से वीडियो वायरल किया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना पीड़ित और शरारती तत्वों के बीच व्यक्तिगत विवाद की वजह से हुई। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सांप्रदायिक के लोग शामिल थे, लेकिन आरोपियों ने घटना को इस तरह पेश किया कि दोनों धार्मिक समूहों के बीच तनाव पैदा हो। पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान है, लेकिन पश्चिम मध्य प्रदेश तेज बारिश के लिए तरस रहा है। रास्ता भटक जाने के कारण यहां अब तक मुंबई वाला मानसून नहीं पहुंचा है और रफ्तार कम होने से छत्तीसगढ़ की तरफ से चला मानसून भी यहां नहीं पहुंचा है। नतीजा जबलपुर बालाघाट से लेकर सागर भोपाल सहित पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश तरबर है, जबकि दोनों तरफ मानसून में नहीं आने से इंदौर, देवास, उज्जैन सहित पूरा मालवा तेज बारिश से इंतजार में है। पश्चिम मध्य प्रदेश में अब तक मानसून ही नहीं पहुंचा है। इसके पीछे हवा की दिशा में बार बार हो रहा बदलाव है। अरब सागर से मुंबई होते हुए मानसून को बड़वानी, बुरहानपुर के रास्ते इंदौर सहित पूरे मालवा निमाड़ में आना था। हमेशा ही रूट रहता है। 2 तूफानों के बाद हवा में बार बार हुए बदलाव से यह स्थिति पलट गई है। मानसून मुंबई से अरावली के पहाड़ियों से गुजरात के दाहोद, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बॉर्डर से होते हुए हरियाणा पहुंच गया है। अब यूपी के और रुख कर रहा है। इसी कारण इंदौर सहित मालवा निमाड़ में बारिश नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ की तरफ से जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, भोपाल, सागर एक फैला मानसून इंदौर सहित मालवा पहुंचने में समय लगा रहा है। रफ्तार धीमी पड़ गई है, लिहाजा दूसरे रास्ते से भी इंदौर को मानसून का इंतजार करना पड़ रहा है। भोपाल में रोजाना 700 टेस्ट को लेकर नया खुलासा हुआ है। पुलिस की मदद से स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों को भी कोविड टेस्ट करा रहा है जो किसी दूसरे काम से सड़क पर निकल पड़े थे। पुलिस सड़क पर किसी भी गाड़ी को ड्राइवर का चेहरा देखकर रोक लेती है और हेल्थ टीम आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल ले लेती है। अस्पताल खाली पड़े हैं और रोजाना 100 से भी कम केस आ रहे हैं। बावजूद कोविड टेस्ट हजारों की संख्या में है। सवाल यह है कि आखिर ये टेस्ट को किन की हो रही है, जबकि नए टेस्ट 1.25% ही रह रहे हैं। हेल्थ विभाग की सैंपलिंग टीम के जब पीछे गई तो पता चला कि इस टीम को 100 से 150 टेस्ट रोजाना करने का टारगेट दे रखा है। इसके लिए वह पुलिस का सहारा ले रही है। एक ही जगह बैठी रही टीम के लिए पुलिस किसी भी राह चलते व्यक्ति को हाथ देकर रोक देती है और उसका सैंपल करा दिया जाता है। केवल प्रभावी लोगों को नहीं रोका जा रहा है, इसके लिए पहले ही पुलिस गाड़ी देख लेती है। इनके सबसे पहले ज्यादा टेस्ट 2 पहिया वाहन चालकों के लिए जा रहे थे। कुल मिलाकर टारगेट पूरा करने के लिए चेहरा देखकर टेस्ट की औपचारिकता पूरी की जा रही है। शिवराज कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में धान से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देने और इथेनॉल प्लांट के लिए नई नीति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमएसएमई विभाग को यह जिम्मेदारी देते हुए निर्देश दिए कि दोनों का प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार किया जाए। सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस बैठक में मुख्य रूप से वर्ष 2020 से 21 में सस्ती बिजली के लिए वितरण कंपनियों को 14,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और उन्होंने बताया कि प्रदेश में 94 लाख परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए राज्य सरकार 14,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बिजली कंपनियों को यह राशि ऊर्जा विभाग के माध्यम से दी जाएगी। शिवराज सरकार ने स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए फ्लैट रेट योजना 2013-14 में लागू की थी। इसमें 10 हॉर्स पावर तक के मीटर सहित कृषि पंप उपभोक्ताओं को प्रति हॉर्स पावर सालाना 750 रुपए और इससे अधिक क्षमता के पंप वाले उपभोक्ताओं को प्रति हॉर्स पावर 1,500 रुपए बिजली देने का प्रावधान है। अजमेर के पड़ाव क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में अचानक आग लग गई है। इसी दौरान मौके पर लोगों की खास भीड़ हो गई है। सूचना मिलने पर क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं आग के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। अचानक आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन वहां ज्यादा नुकसान ही सूचना है।
मंगलवार को प्रवाह करीब 4:30 बजे अजमेर के पड़ा क्षेत्र में स्थायी गुप्त रोडियो नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग जाने से हुई है। थोड़ी ही देर में आग ने अपना दायरा बढ़ाते हुए आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड वाहन मौके पर पहुंचा। इसके बाद लोगों के सहयोग से फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई। इस अग्निकांड के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलाकर खाक हो गया। इंदौर एयरपोर्ट से सुपर कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में दौड़ रही मारुति ब्रेजा कार ब्रिज से उतरने की अनियंत्रित होकर पलट गई। 100 मीटर से ही 4 पलटी खाकर डिवाइडर पर कार दूसरी जगह जा पहुंची। कार में 2 युवक और 2 युवतियां थे जो रात में घूमने निकले थे। हादसे में 4 जख्मी हो गए हैं। बाणगंगा थाने के एसआई स्वराज डाबी के अनुसार यह भीषण हादसा सोमवार रात 9 बजे हुआ। कॉरिडोर पर हुआ। घटना के वक्त कार में प्रखर, मनीष पंचोली, तनिष जैन और उनकी सहेली तनिष्का थे। कार तनिष जैन चला रहा था। कार तूफानी रफ्तार से चल रही थी। कार 160 से ज्यादा की स्पीड में थी। सुपर पावर कॉरिडोर ब्रिज उतरते ही कार अचानक असंतुलित हो गई। तनिष उसे संभाल नहीं पाया और राइट साइड की तरफ कार ने टर्न लिया। कार 100 मीटर तक रगाड़ते हुए 4 पलटी खाई। हादसे के वक्त वहां से निकल रहे प्रत्यदर्शी सचिन शर्मा ने बताया कि वे घटना देख सहम गए। पहले तो लगा कि कार में अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन किस्मत अच्छी थी। हादसे के बाद तनिष्का को कम, बाकी सभी को गंभीर चोटें आई है। लोगों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचवाया है। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार होने की खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते दिनों हुई बैठकों ने इसे और हवा दे दी है। राज्यों में कुर्सी को लेकर खींचतान की खबरें भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की कश्मकश पर भाजपा ठंडा पानी डाल चुकी है। कुछ दिनों पहले ऐसी ही खबरें एमपी से भी आई थी। सिंधिया शिवराज के संतोष असंतोष के घटनाक्रम के बीच मंगलवार शाम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक दिल्ली पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली यात्रा के साथ ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री परिवर्तन की अटकलों को फिर से हवा मिल गई है। एमपी कांग्रेस में प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अमर उजाला से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जबरदस्त तरीके से लॉबिंग चल रही है। सभी नेताओं और मंत्रियों के बीच बंद कमरा मेल मुलाकात रोजाना हो रही है। इन सभी बैठकों में सीएम को छोड़कर सभी नेता मौजूद रहते थे। राज्य में नर्मदा परियोजना में हुए घोटाले और कैबिनेट में हुई झड़प के मामले में भी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दिल्ली लेकर पहुंचे थे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट ने अब नया रूप धारण कर लिया है। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में केंद्र सरकार देश में लगी रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 खुराकों के बीच अंतराल घटाने पर एक बार फिर से विचार कर रही है। कोविड टीकाकरण की रणनीति से जुड़े सरकार के विशेषज्ञ से लेकर कई दौर की बैठक भी कर चुके हैं, ताकि जिनको सबसे अधिक खतरा है उनको कम अंतराल पर टीका दिया जा सके। हाल ही में सबूत मिला है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से अस्पतालों में भर्ती होने और संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की भी दूसरी खुराकें के बीच अंतराल घटना से इस वेरिएंट की चपेट में आने से लोगों को बचाया जा सकता है। ब्रिटेन के सोमवार को जारी किए आंकड़ों के मुताबिक जिन लोगों ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके की 2 खुराक ले ली है उन्हें अस्पतालों में भर्ती नहीं होना पड़ा, जबकि जिन लोगों ने सिर्फ 1 खुराक ली है उन्हें लोगों को अस्पतालों में भर्ती होने की आशंका ज्यादा रही। सोमवार को ही ब्रिटेन में टीके के बीच का अंतराल 40 साल के ज्यादा उम्र वालों के लिए भी घटा दिया है। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।